नमस्कार दोस्तों। आ, आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा, लिखा है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है, इसके बारे में आज आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। और आप वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको इस तरह की नॉलेज, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड इस तरह की वीडियो हैं, एक एक करके आपको बना के आपको इसके बारे में बताता रहूँगा, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ बेसिकली चीज़ है जिसको हम बोलेंगे कि आपकी संपत्ति कितनी है। तो संपत्ति को कैसे आप जोड़ते हैं, कैसे आप निकालते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। नेटवर्थ एक फाइनेंशियल टर्म है और जो किसी भी पर्सनल आदमी के लिए भी हो सकती है, कंपनी के लिए हो सकती है, किसी सोसाइटी का आपको निकालना है तो उसके लिए भी उसकी शुद्ध संपत्ति को बताने का तरीका होता है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ को समझाने के साथ साथ मैं के बारे में पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात जो करेंगे वो करेंगे नेटवर्थ की। और नेटवर्थ से मेरा मतलब है कि उस संस्था के पास, उस कंपनी के पास कितनी शुद्ध संपत्ति है, यानी कि टोटल एसेट्स क्या है। तो टोटल एसेट्स को निकालने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और टोटल एसेट कैसे निकाली जाती है, क्योंकि किसी भी आदमी की नेटवर्थ निकालने के लिए दो चीज़ मायने रखती हैं। एक चीज़ होती है उसकी टोटल एसेट और दूसरा होता है उसकी टोटल लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ को आज हम समझेंगे, तो उसी से आपकी नेटवर्थ निकल के आने वाली होती है। और ये बहुत ही आसान, कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। और जनरल वे में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने टीवी अखबार में सुना होगा, जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो एक्ट्रेस हैं उनकी शादी हुई थी, तो उसमें लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा कि उनकी जो टोटल वर्थ है, नेट वर्थ है, वो करीब 1000 करोड़ के आसपास से या उससे ऊपर पेपर में पढ़ने को मिला था। तो बेसिकली वो कैसे निकाला जाता है, कैसे उस चीज़ के बारे में आगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। नेटवर्थ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है समझने के लिए। नेटवर्थ किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की वास्तविक स्थिति को बताता है। तो जैसे ऐसे में कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो या कोई संपत्ति हो, जैसे संस्था हो, तो उसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी होती हैं। तो इस तरीके से अगर आपको उसकी फाइनेंशियल स्थिति को समझना है तो आप कैसे समझेंगे? फाइनेंशियली स्थिति को समझने के लिए आपके उसको, उस सोसाइटी को या उस कंपनी की सभी संपत्तियों को मूल्य के, जो भी वास्तविक मूल्य चल रहा है, जो करंट प्राइस किसी भी चीज़ का चल रहा होता है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसके, और साथ के साथ उसके जो लायबिलिटीज़ है उसमें से उसको घटाना होता है, और तब जो बच के आता है तो वो नेट वर्थ कहलाता है। तो फाइनेंशियली जो रियल जो फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल स्थिति जो बन के आती है, वो नेट वर्थ के नाम से जानी जाती है। अब नेट वर्थ का महत्व क्या है? नेट वर्थ क्यों महत्व है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंस से जुड़े किसी भी तरह के फैसले लेने से पहले अगर आपको नेटवर्थ के बारे में पता नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जिससे आपको फ्यूचर में किसी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे आज अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और आप बिना अपनी नेटवर्थ को निकाले या उस पर ध्यान दिए बिना आप अपनी करंट इनकम के आधार पर ही, जैसे एक कोई कार ले लें, और कार बहुत आसानी से मिल भी जाती है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी इनकम है, अच्छी सैलरी है, तो बैंक आपको तुरंत लोन प्रोवाइड कर देता है और आपको आसानी से कार मिल जाती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होगी, ऐसे में क्या होगा अगर किसी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ जाए या आपकी सैलरी की इनकम बंद हो जाए। ऐसे में अगर आपकी नेटवर्थ, कार की कुल कीमत और या घर की कीमत लोन के ब्याज के साथ में अगर उससे अधिक है, तो आपको अपनी कार से हाथ धोना पड़ सकता है, इस कंडीशन में कि भाई आपकी जॉब छूट गई, इनकम आपकी बंद हो जाए। तो आपको ऐसे अपने कार लेने के जो निर्णय आपने लिया था उसमें आपको पछताना भी पड़ सकता है। अगर आपने कार लेते समय अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट की होती, तो शायद आज जॉब छोड़ने के बाद भी आपको कार नहीं छोड़नी पड़ती या कार आपके पास रहती। इसलिए हम सभी को इस तरह की फाइनेंशियल निर्णय, जो भी हम डिसीजन लेते हैं,
वो लेने से पहले अपनी नेटवर्थ पर ध्यान भी देना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि वो कैसे निकाली जाती है, और वो अगर हमें समझ में आती है तो हम आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए अपने एक अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अब नेटवर्थ जो है कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये बहुत ही सिंपल है। नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप करंट वैल्यू के हिसाब से जोड़ लें, और उसके बाद में जब जोड़ के टोटल निकलेगा तो वो आपकी टोटल एसेट्स बन जाती है, और टोटल एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज़ को लेस कर दें, घटा दें, तो उसके बाद जो निकल के आएगा वो नेट वर्थ होती है। लेकिन आपको कुल संपत्ति, जितनी भी आपके पास संपत्ति हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ कैलकुलेशन में इस टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एसेट्स की पूरी लिस्ट बनानी बताता हूँ कि लिस्ट आपको एसेट की कैसे बनानी होती है। एसेट में आपको लिस्ट बनाने में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि आपके पास टोटल कितना कैश है, कितनी आपके बैंक में अमाउंट है, इसके अलावा वो आपको जोड़ना है। साथ के साथ आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कोई शेयर मार्केट में आपने किया है या म्यूचुअल्स में है, तो उसकी भी करंट वैल्यू आपको जोड़नी होगी। साथ में आपका घर है, अगर आपके पास घर है, लोन वाला है तो विदाउट लोन के साथ में आप उसकी अमाउंट निकालेंगे। अगर आपका विदाउट लोन है तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको भी लिस्ट में डालेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो उसको भी आप उसमें जोड़ेंगे, तब आपकी वो एसेट निकलेगी, और वो भी करंट मार्केट वैल्यू के रेट पे। आपको अपनी एसेट को इस तरीके से लिस्ट करना है। दूसरी चीज़ होती है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को भी एक लिस्ट बनाएं। लायबिलिटी में क्या क्या आता है? लायबिलिटी की लिस्ट बनाने के लिए किसी भी तरह के जैसे आपके लोन्स हैं जिनकी ईएमआई है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको रेगुलर आप सिप करते हैं, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, लोन्स हो, उनकी ईएमआईज़ हैं, उनकी भी आपको उसमें एंट्री करनी पड़ेगी लायबिलिटीज़ की लिस्ट बनाने में। होम लोन की किस्त हो, मोबाइल भी आजकल किस्तों पर मिलता है, टीवी भी किस्तों पर मिलता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, कोई हैंड लोन हो सकता है, कोई उधारी भी हो सकती है पर्सनल लेवल पे, तो उसको आपको लिस्ट में डालना पड़ेगा। अपनी लायबिलिटीज़ की लिस्ट में आप उसको डालिए। तीसरा स्टेप आएगा वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन के लिए सबसे बेस्ट यही होता है, जो करंट मार्केट रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से आप अपनी एसेट्स की वैल्यू को टोटल कर सकते हैं, और साथ के साथ लोन और लायबिलिटीज़ को भी अभी करंट वैल्यू ही आपको उसमें भी लिस्टिंग करनी होती है। तो उसके हिसाब से लायबिलिटीज़ का भी टोटल आउटस्टैंडिंग वगैरह वो लिस्ट में जब आप करेंगे, टोटल करेंगे, तो वो टोटल निकल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि एसेट और लायबिलिटीज़ का अलग अलग दोनों का टोटल आपको करना है। तो एसेट्स की वैल्यू का जो टोटल आएगा वो आप अलग लिख लें, और लायबिलिटीज़ की जितनी भी लायबिलिटीज़ आपके पास हैं उनको टोटल करके आप अलग लिख लें, दोनों को अलग अलग टोटल कर लें। फाइनल स्टेप में आपको करना क्या है, जो आपने एसेट्स की टोटल किया है उसमें से माइनस कर देंगे आप अपने लायबिलिटीज़ के टोटल को, तो जो आपके इजिकल टू निकल के आएगा वो आपकी नेट वर्थ होती है। तो इस प्रकार से आप अपनी नेट वर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने आपको हिंदी में एकदम से बता दिया है कि आप समझ गए होंगे। कोई ऐसा बहुत टफ चीज़ नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। अब जैसे करते क्या है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी की नेटवर्थ को भी किसी तरह के निवेश से पहले समझना बहुत आवश्यक होता है, और इस तरीके से नेटवर्थ कैलकुलेशन करना फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेटवर्थ के संबंध में ध्यान देने वाली जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि नेटवर्थ बिल्कुल आसान है, वो भी आपकी नेट वैल्यू होती है, और आपकी कुल संपत्ति में से आपके कुल जितने भी टोटल लायबिलिटीज़ है उनको घटाने पे आपको मिलती है, प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि नेटवर्थ का एक और मतलब ये भी है कि आपकी टोटल संपत्तियों को बेचने से मिलने वाली वैल्यू में से आपके कुल लायबिलिटीज़ को चुकाने के बाद बचा हुआ पैसा ही नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ नेगेटिव भी हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिवली आपको मिलेगा, नेटवर्थ नेगेटिव की मात्रा में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव, नेगेटिव मात्रा में भी हो सकता है। और ऐसा तब होगा जब आपकी संपत्ति से ज़्यादा आपकी देनदारी हो, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो। हालांकि ये स्थिति बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है, लेकिन जाने अनजाने में लोग ज़्यादातर इसी स्थिति में फंसे होते हैं।
नेटवर्थ समय के साथ बदलता रहता है, हर मतलब साल दर साल घटता या बढ़ता रहता है। अगर आपके पास हर साल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आपका बढ़ता रहता है, और आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को साल दर साल नेटवर्थ के आधार पर तुलना करके समझ सकते हैं। आपको हमेशा अपने रियल फाइनेंशियल स्थिति का पता लगता रहेगा अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो। और नेटवर्क के आधार पर सिर्फ आर्थिक जो डिसीजन है वो नहीं लिया जाना चाहिए, साथ में उसके प्रॉफिट्स पर भी देखना चाहिए कि आप पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। उसको ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन आगे अपने लिए ले पाएंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि नेटवर्थ में फ्यूचर में आने वाली जिम्मेदारियों को शामिल नहीं किया गया होता है। इसलिए हमेशा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप अगर लें तो नेटवर्थ के आधार पर नहीं लेना चाहिए, और हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें कोई बड़े और एसेंशियल कोई खर्चे जैसे मेडिकल वगैरह कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन आपके साथ, या कोई मैरिज का ऐसा कुछ खर्चा आपके साथ आ जाता है, तो आपकी जो नेटवर्थ है उस खर्चे के बाद में प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा फ्यूचर सही बना रहेगा। तो ये आपको प्लानिंग में रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं होता है कब क्या खर्चा कोई बड़ा आने वाला होता है। तो अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते रहें, समय समय पे कैलकुलेट करते रहें, जिससे आप उस तरह की जो भी दुर्घटना या कोई ऐसे बड़े कोई खर्चे आते हैं तो आप उसमें संभल कर अपना फाइनेंशियली प्लान कर सकें। तो फाइनली दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, और आप अपना कमेंट लिख करके मुझे सुझाव दे सकते हैं, और मैं आगे और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा, साथ के साथ शेयर मार्केट की नॉलेज भी आपको देते रहूँगा। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।